Hello everyone, this is a Dr. I hope you are doing really well। तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपना लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज एक छोटा सा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, उसको पढ़ते हैं। ओके, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग भी है छोटा सा टॉपिक, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी बहुत अच्छे नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है अगर अपने 4 नंबर पक्के करने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन तो बैक बॉन्डिंग से पूछ लिया जाता है अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर। ओके, तो अगर अपने पूरे 4 नंबर पक्के करने हैं तो लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक रूल है पढ़ाने का कि मैं कभी भी ये नहीं कि छोटा सा पॉइंट में इसको कंप्लीट करा दूँ। नहीं, अगर कोई टॉपिक को टच किया है तो उसके पूरे डीप में जाकर ही हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मेरे लेक्चर को अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जल्दी से 1K करा दो। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते और इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी कॉन्सेप्चुअल वाइज भी पढ़ा जा सकता है। अब तक आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते हुए आए हो, लाइक बायो की तरह, है ना। बट इस वे में जैसे अब पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल भी याद करने का कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज़ रिलेटेड है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का ये एक पार्ट है, उसके अंदर ही बैक बॉन्डिंग आती है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, देखो बैक बॉन्डिंग होने की क्या कंडीशन होती है उसको मैं एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी मैं बोलती जाती हूँ रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है। चलिए, ऑल डन है। बैक बॉन्डिंग, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि बैक बॉन्डिंग होती किस में है ना। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है बैक बॉन्डिंग का कि बैक बॉन्डिंग होती किस में। तो ध्यान से सुनो कैसे होती है, बिल्कुल फोकस हो जाओ पहले तो। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम जो होता है उस पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सेंट्रल एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके जो जस्ट एडजेसेंट वाला एटम है उस पर उसके पास देने के लिए लोन पेयर होनी चाहिए। कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी आप लोग बता दोगे। वैकेंट ऑर्बिटल होगी, मतलब अगर मान लो सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट या कोई एटम दे दिया है तो क्या उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो अपने ऑक्टेट ही बड़े मुश्किल से कर पाते हैं, उनके पास कहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगी। वैकेंट ऑर्बिटल तो सेकंड पीरियड से नीचे वाले एलिमेंट के बीच में बचेगी, यही बोला है। तो आप लोग देख लोगे वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ होगी, जब कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट सेकेंड पीरियड से नीचे वाला होगा उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगी और उसके जस्ट एडजेसेंट बोल रही हूँ, जस्ट एडजेसेंट पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ही बैक बॉन्डिंग होगी। क्योंकि सेंट्रल एटम पर लेने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए और उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पर क्या होने चाहिए, देने के लिए लोन पेयर होने चाहिए, वहीं पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे समझेंगे कैसे क्या होती है। ठीक है, एक और बात सुनो बैक बॉन्डिंग की। जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, बैक बॉन्डिंग अपने में ही देखी जाती है, जैसे कि BF3 बोरोन पर क्यों हो जाती है। अब आप बोलोगे मैम आपने अभी तो बोला कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनमें तो वैकेंट ऑर्बिटल होती नहीं है, अभी आप बोरोन का एग्जांपल ले रहे हो। मैंने आपको बताया था कि जो बोरोन होता है, बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। और फ्लोरीन तो आपको पता है कितने ज़्यादा उस पर लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है एक फ्लोरीन पर। तो बोरोन पर एक ऑर्बिटल है प्रेजेंट है ना, फ्लोरीन पर लोन पेयर प्रेजेंट है।
देने के लिए फ्लोरीन पर है और लेने के लिए बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। आप लोग बताओ, हो जाएगी। BF3 की हो जाएगी, मतलब ये खुद में ही है BF3 में। मान लो आप बोलोगे मैम दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक BF3 का एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक दूसरा BF3 का मॉलिक्यूल ले लिया। अब आप बताओ कि दोनों बोरॉन में हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपने ही में ही होना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर होती है, एक और टर्म आता है बैक बॉन्डिंग के लिए, ये इंट्रामोलिकुलर होती है, खुद के अंदर ही होती है। BF3 के अंदर ही होगी, बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन पर लोन पेयर है देने के लिए। क्लियर है? चलिए जी, ऐसे नहीं होगी कि एक कार्बोनेट ले लिया एक सल्फेट ले लिया, ऐसे नहीं होती, खुद के अंदर ही होती है। क्लियर है? तो बैक बॉन्डिंग की किस किस में होगी, पहचान लोगे कि सेंट्रल एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। वहां पर क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। एडजेसेंट पर होना चाहिए, खुद के अंदर ही बैक बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर होती है बैक बॉन्डिंग, खुद के अंदर ही देखते हैं, बगल वाले से कोई मतलब नहीं होता बैक बॉन्डिंग का। कि मान लो एक कार्बोनेट एक सल्फेट है, तो कार्बोनेट का कार्बोनेट के अंदर ही देखेंगे। अगर मान लो आपके पास समझो एक कार्बोनेट दिया है एक सल्फेट दिया है, ऐसे नहीं देखेंगे कि कार्बोनेट की सल्फेट से देख लें, ऐसे नहीं देखते। कार्बोनेट के अंदर ही देखेंगे, सल्फेट की सल्फेट के अंदर ही देखेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, तो अब कंडीशन क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? बैक बॉन्डिंग भी मैंने बहुत पूरा अच्छी तरह से कवर कराया है। मैंने टीचर्स क्या है मोस्ट प्रोबेबल सिर्फ एक डेफिनेशन बता देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है बैक बॉन्डिंग के अंदर और आप लोग टैकल नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो, है ना? चलिए, तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन यही है कि देयर इज वन एटम, एक एटम पर क्या होनी चाहिए? एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। वो वैकेंट ऑर्बिटल p भी हो d भी हो चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल d प्रेजेंट होती है, क्योंकि p में तो वो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करता है। बोरॉन तो एक एक्सेप्शन नहीं बोलते, बोरॉन के अंदर तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है p, है ना? तो वैकेंट ऑर्बिटल कोई भी हो, p हो d हो, तो एक एटम पर तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक एटम पर उसके पास देने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। हो गई बैक बॉन्डिंग। ये लिखा हुआ है कंडीशन क्या होती है बैक बॉन्डिंग की, कि एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड अनदर एडजेसेंट। एडजेसेंट वर्ड को मेरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल जस्ट बगल वाले में, ऐसे नहीं होगा जैसे कि आगे मैंने उसका एग्जाम्पल बताया, मैं बताऊंगी, अभी समझो। जस्ट एडजेसेंट वाले पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। देखो, जो ये बैक बॉन्डिंग होती है ना, ये रेजोनेंस का ही पार्ट होता है। ये स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीसीज की स्टेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन बैक बॉन्डिंग का दे सकता है। तो अगर मान लो वो पूछता है कि स्पीसीज की स्टेबिलिटी किस किस रीज़न से बढ़ती है, अगर वहाँ पर ऑप्शंस बैक बॉन्डिंग दिया है तो आप बैक बॉन्डिंग को भी टिक करोगे। इसके अलावा अगर और दिया है और आप लोग पहचान पाओगे तो वो भी होगा, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग दी है तो वो भी आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, तो क्या कंडीशन है जी बैक बॉन्डिंग की? मैम आपने बड़ा इजी वे में बता दिया बैक बॉन्डिंग का मतलब। एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट का मतलब तो जानते हो ना, खाली ऑर्बिटल। लेने के लिए कहाँ लेगा वो लोन पेयर? खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? अब आप लोग मुझे बता दो क्या मतलब होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को ही हम ऑर्बिटल बोलते थे ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एक एटम पर और दूसरे एटम पर लोन पेयर होना चाहिए देने के लिए। हो जाएगी मैम बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जो होती है ना, ये रेजोनेंस का ही पार्ट होता है, इसलिए ये क्या करती है? स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि रेजोनेंस भी याद है स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी स्टेबिलिटी बढ़ा रही है, तो ये एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। क्लियर है? सबका क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिमाग में बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और आपसे पूछेगा बताओ किसमें बैक बॉन्डिंग होती है, क्या देखोगे? बैक बॉन्डिंग आते ही आपके माइंड में आना चाहिए एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए,
और दूसरे जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। मैम आपने बता दिया कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चन को, वो भी तो देखो। चलिए तो पहला इसका क्वेश्चन है, क्या BF3 के अंदर इसके अंदर आंसर्स लिखे हुए हैं, चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने मन से सोचना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद के साथ ही, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन अभी इस टाइम तो खुद ही से है, क्योंकि सामने आपका आंसर दिया हुआ है। अगर आपको निकालना नहीं आएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो BF3 जो है, अब आप बताओ क्या इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग आती ही दिमाग में आना चाहिए कि एक एटम के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड जस्ट एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर होना चाहिए। तो जो ये बोरॉन है, क्या बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल होती है? हाँ जी मैम, अभी तो बताया वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। वेरी गुड। क्या फ्लोरीन पर लोन पेयर होते हैं? अरे मैम ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लोन पेयर ही लोन पेयर की भरमार है इनमें तो। ठीक है, तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और फ्लोरीन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये अपने लोन पेयर इस बोरॉन को दे देगा। तो BF3 के अंदर, हाँ जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि हमें ये क्लियर हो गया कि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग तो हो रही है। अब इसके अंदर कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है? बोरॉन पर कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? p सबशेल का। फ्लोरीन पर जो है, फ्लोरीन पर जो लोन पेयर दे रहे, फ्लोरीन कहाँ आता है? कहाँ आता है? p सबशेल के अंदर ही तो आ रहा है फ्लोरीन। तो दोनों पर क्या है, मतलब बोरॉन पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट वैकेंट है और फ्लोरीन के भी p वाले लोन पेयर उसको दे रहे हैं। तो कौन सी बैक बॉन्डिंग हो गई? p पाई बैक बॉन्डिंग हो गई। क्लियर है? चलिए जी, लोन पेयर ऑलवेज p इलेक्ट्रॉन्स की तो होंगे, है ना। चलिए अब आप लोग, सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या BH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है? आंसर नहीं देखना कि आंसर पे रॉन्ग का निशान लगा तो आप बोल दोगे कि मैम नहीं होती। क्यों नहीं होती BH3 में? इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से जल्दी बताओ। ये तो क्लियर हो गया कि BH3 नहीं बनाएगा बैक बॉन्डिंग। क्यों नहीं बनाएगा? बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्यों नहीं बना रहा फिर? अरे मैम वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वो तो हमें भी दिख रही है बोरॉन के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको देने के लिए? क्या कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको देने के लिए? नहीं दिख रहा, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्योंकि बैक बॉन्डिंग तभी होगी जब एक एटम पर तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे वो p सबशेल की हो चाहे वो d सबशेल की हो, एंड उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पर लोन पेयर होने चाहिए। तो BF3 में क्यों हो रही थी? क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे और फ्लोरीन के पास लोन पेयर थे, इसलिए बैक बॉन्डिंग हो रही थी। जबकि BH3 जो है, BH3 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है देने के लिए। ये तो पहली बात, तो हाइड्रोजन तो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं करता, हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या CCl4 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? आंसर नहीं देखना है, आंसर को छुपा लो, बिल्कुल छुपा लो आंसर को। अब आप लोग अपने माइंड लगा के बताओ, क्या CCl4 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? होगी बताओ, जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो क्यों होगी, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे दोनों के आंसर्स चाहिए। रीज़न वाई, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे वाई का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वाई, क्यों बनना है? वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आपका आंसर आएगा, है ना। बताओ CCl4 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही? वेरी गुड, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब ये तो बताओ क्यों नहीं होगी। मैं बताती हूँ, देखो क्लोरीन पर लोन पेयर तो है मैम देने के लिए, है ना। क्या कार्बन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल देखी है कभी? कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और आप लोगों को पता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। और सेकंड पीरियड में तो d ऑर्बिटल्स भी नहीं बनती हैं। d ऑर्बिटल्स भी कहाँ पे बनती हैं? थर्ड पीरियड से आती हैं मैम, है ना।
तो यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि क्लोरीन के पास तो भाई लोन पेयर की भरमार है, इसलिए इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है? आप लोग बोलोगे मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास है नहीं, बोरोन के पास है, ये नहीं पहचान पा रहे। देखो कार्बन पहले तो मुझे बताओ कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14 ग्रुप का मेंबर है। वेरी गुड। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वेरी गुड। वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो क्या इसने 4 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ? जी मैम बना लिए। क्या कहीं और दिख रहा है क्या कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाता था? क्या कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा? यस और नो? नो। व्हाई? बिकॉज कार्बन पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। क्लियर है? तो फिर से मैं बार बार समझा रही हूँ, एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होने चाहिए, जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होने चाहिए। BF3 में बैक बॉन्डिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि बोरोन पर वैकेंट ऑर्बिटल था और फ्लोरीन पर देने के लिए लोन पेयर थे। BH3 में बोरोन पर वैकेंट p ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए। CCl4 में कार्बन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, जबकि क्लोरीन के पास देने के लिए लोन पेयर तो होते हैं। क्लियर है? मैं क्वेश्चन को भी आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ, कोई रिवाइज नहीं कराता है इतना, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो, अगर क्लास लेने आए हो तो पूरा 100% आपका सफिशिएंट है, पूरा अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया SiCl4। सेम क्वेश्चन है, ये सेम ग्रुप का। अब आप लोग बताओगे इसको, क्या SiCl4 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? जल्दी बताओ। होगी तो क्यों होगी? अगर नहीं होगी बैक बॉन्डिंग तो क्यों नहीं होगी? मुझे दोनों का आंसर दो। इस पर मत जाना, जो मैंने लिखा हुआ है ये गलत भी हो सकता है, इसके ऊपर मत जाना आप लोग, ये मैं गलत भी लिख सकती हूँ आप लोगों को पागल बनाने के लिए। तो इसके ऊपर मत जाओ, जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मैम ने लिख दिया कि इसमें हो रही है तो इसमें 100% होगी, मैम के ऊपर यकीन नहीं करना, आप खुद देखो। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन करो। क्या होगी SiCl4 के अंदर? 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी निकाल कर बताओ। हो गया? चलिए अब आप लोग बताओ, SiCl4 के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल होगी मैम। क्यों हो रही है? क्योंकि सिलिकॉन भले ही कार्बन वाले ग्रुप का है, लेकिन मैम सिलिकॉन थर्ड पीरियड के अंदर आता है। थर्ड पीरियड के अंदर आता है? कौन सी पीरियड के अंदर आता है? थर्ड पीरियड के अंदर ही आता है। तो थर्ड पीरियड के अंदर अगर आ रहा है, थर्ड पीरियड के अंदर आता है पक्का, देख लो एक बार। सिलिकॉन कार्बन से जस्ट नीचे ही आता है, लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है और क्लोरीन के पास देने के लिए लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर ऑलवेज पी सब शेल के होंगे और वैकेंट ऑर्बिटल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट है या फिर उस पर पी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो SiCl4 में डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है और क्लोरीन पर देने के लिए लोन पेयर होते हैं। क्लोरीन पर देने के लिए लोन पेयर है। एंड सिलिकॉन पर क्या है? सिलिकॉन पर क्या है? सिलिकॉन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने इसके अंदर दे देगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो SiCl4 के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बैक बॉन्डिंग होती है? पी पाई डी पाई भी बोल सकते हो और डी पाई पी पाई भी बोल सकते हो। पाई इसलिए बोलोगे क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड तो पहले से इसमें प्रेजेंट है, जब ये लोन पेयर इसको देगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है, जब दूसरा बॉन्ड आता है तो वो ऑलवेज पाई होता है। तो इसलिए पाई बोला। और पी और डी पाई का यूज़ क्यों बोला? क्योंकि पी सबशेल वाले लोन पेयर हैं एंड सिलिकॉन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए बैक बॉन्डिंग हो गई पी पाई डी पाई। फिर से सुनो, पी पाई डी पाई क्यों बोला? बिकॉज लोन पेयर पी सबशेल के हैं एंड जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो डी सबशेल का है, इसलिए पी और डी का यूज़ हुआ
पाई का क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पहले से ही एक प्रेजेंट है। जब ये वाले लोन पेयर इस सिलिकॉन को देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और जब डबल बॉन्ड बनेगा, जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो ऑलवेज पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए SiCl4 के अंदर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। फिर से रिकॉल करो मेरे साथ जल्दी से। बैक बॉन्डिंग के लिए एक एटम पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। उसकी जस्ट एडजेसेंट पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर ऑलवेज कौन से सब शेल के होते हैं, पी सब शेल के होते हैं। और वैकेंट ऑर्बिटल डिपेंड करता है कि पी सब शेल का है कि डी सब शेल का है। मैं बताऊं आपको, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ना पी पाई डी पाई का ही पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या CO2, ये तो आपका फेवरेट है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होता है, क्या इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, बताओ। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है प्रेजेंट, जबकि ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर है देने के लिए, लेकिन कार्बन पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, उन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। जब भी सेकेंड पीरियड का आपको एलिमेंट दिख जाए ना बोरॉन को छोड़कर, एक और ट्रिक समझ लो, जब भी सेकेंड पीरियड का आपको कोई भी एलिमेंट दिख जाए बोरॉन को छोड़कर, उधर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि उधर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, है ना। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो जाएगी, बताओ 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 जल्दी बताओ। इसके अंदर हो जाएगी, इस पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर देने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट है। और कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट में बना हुआ कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसे ही कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है। याद रखना, एक BF3 को याद रखना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखना, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और दोनों में पी पाई और पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फॉस्फेट के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, जल्दी बताओ। मैंने बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक याद रख लो। जब भी आपको सेकंड पीरियड से नीचे वाला एलिमेंट पूछे, अगर लोन पेयर है देने के लिए, तो ऑलवेज बैक बॉन्डिंग होगी, कुछ नहीं सोचना। बैक बॉन्डिंग यार कितना तो इजी है ये टॉपिक, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हो। बैक बॉन्डिंग में क्या है, मेरे को सबसे पूरी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इजी मुझे बैक बॉन्डिंग लगती है। एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, बन गई बैक बॉन्डिंग। फॉस्फेट आप लोगों को पता है सेकंड पीरियड का तो है नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें भरमार के 5 ऑर्बिटल पूरी खाली हैं फॉस्फोरस के अंदर, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पर भरमार लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, पूरे लोन पेयर इनको दे देगा। तो कौन सी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सल्फेट के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, जल्दी बताओ। आप लोग बताओ, अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं है तो क्यों नहीं है बैक बॉन्डिंग। होगी, क्यों होगी, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन में तो भरमार है लोन पेयर की, तो हो जाएगी पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये मैं इसका आंसर छुपा देती हूँ, ठीक है। मैं रीज़न पूछूंगी, मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है। क्या इस कंपाउंड के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्यों होगी, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें तो होनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो आंसर यही है कि इसमें तो होनी चाहिए, क्योंकि बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन पर लोन पेयर है देने के लिए। मैं तो अपने हाथ रेस कर रही हूँ, जिसका भी आंसर है कि होगी बैक बॉन्डिंग तो वो मेरे साथ अपना हाथ ऊपर करे, और जिसकी नहीं है नहीं होगी तो अपना हाथ डाउन करे। बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मेरे साथ है, मेरा हाथ रेज है, जो मेरे साथ है वो हाथ रेस करो, हैंड रेस करो। जो नहीं है वो बोलो उनका अगर दूसरा आंसर है तो क्यों है वो मुझे बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसमें होनी चाहिए। अब आप लोग बताओ, मैंने इतना समझाया, आप लोग के ऊपर है। मेरे ऊपर यकीन नहीं करना, मैंने अभी बोला मेरे ऊपर यकीन मत करना, कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन करो। मेरे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। आप लोग बताओ 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 जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी।
कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है? चलिए जी, तो होगी। जिन बच्चों ने भी बोला है कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। गलत है, बेवकूफ। देखो, जो बोरॉन है नो डाउट वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन है नो डाउट लोन पेयर है। क्यों नहीं होगी मैम? बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल साफ साफ नजर आ रहा है, क्लोरीन पर साफ साफ लोन पेयर नजर आ रहे हैं, वो भी 3 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने अभी एक टर्म यूज किया था कि एक एटम पर तो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे एटम पर जस्ट एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर। जस्ट एडजेसेंट, समझ रहे हो? जस्ट एडजेसेंट बोला था, एडजेसेंट नहीं है, बगल में है। बगल में कितने भी लोन पेयर प्रेजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जस्ट एडजेसेंट पर होने चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ गए? इधर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब तो क्लियर है? ये मुझे पता था बहुत बच्चे गलत करेंगे, तभी मैंने जानबूझकर क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। जस्ट एडजेसेंट बोला है, अब आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अगर उसका क्वेश्चन कर लें वो गलत हो जाए तो वो हमें एग्जाम टाइम तक याद रहता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल 95% बच्चों ने गलत किया होगा आंसर। 5% ही होंगे जिन्होंने अच्छी तरह समझा होगा, उन्होंने सही किया होगा, है ना? हो जाता है। तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि जो लोन पेयर भी होने चाहिए ना, वो बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट पर होने चाहिए, अगल बगल वालों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जी। क्या ये तो अभी अच्छा वो CO2 था। क्या कार्बोनेट के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? क्या कार्बोनेट के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? बताओ। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बन पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्राउंड स्टेट में बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए उधर बैक बॉन्डिंग हो जाती थी। ये तो नहीं है, इसमें तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पर लोन पेयर तो है ना? चलिए जी, अब ये 2 एग्जाम्पल आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पर एसिडिक और बेसिक नेचर का कॉन्सेप्ट आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है और ये PYQ है जी। आपका लिख लो यहाँ पर PYQ, इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिक कर लो जी, जो इम्पॉर्टेंट होता है उस पर हम स्टार्टिक कर लेते हैं, है ना? ट्राई एल्काइल अमाइन या फिर ट्राई मिथाइल अमाइन बोलते हैं, एंड NSIH3 का होल थ्राइस को बोलते हैं ट्राई सेलाइन अमाइन। अब आप लोग बताओ, इन दोनों में से किसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? ये पूरा कंपाउंड है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, खुद के अंदर ही है। क्या बैक बॉन्डिंग होगी? होगी तो क्यों होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किसके अंदर? इसके अंदर। क्या इसके अंदर होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैम नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो है, क्या कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, तभी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। क्योंकि एक एटम पर तो लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे जस्ट एडजेसेंट पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होना चाहिए। एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होना चाहिए। एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होना चाहिए। जस्ट एडजेसेंट पर नो डाउट इसमें लोन पेयर है। क्या इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, इसलिए इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या ट्राइसलाइल अमाइन के अंदर होगी? ये भी तो इसके जैसा ही है मैम, इसके अंदर भी नहीं होगी। नहीं होगी ना? होगी। क्यों होगी? सिलिकॉन दिया हुआ है, इसके पास तो भरमार है वैकेंट ऑर्बिटल्स की, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्लियर है? तो इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होगी। लोन पेयर नाइट्रोजन के P सब शेल के, और सिलिकॉन पर जो ऑर्बिटल वैकेंट है वो D सब शेल के। क्लियर है? अब इसमें मैंने आपसे बोला था अभी जब ये क्वेश्चन में करा रही थी स्टार्ट, मैंने बोला था कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आता है कि ट्राई अल्काइल अमाइन और
ट्राइसलाइन अमाइन के अंदर बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? आप लोग मुझे बताओ कि बेसिक नेचर का यह मतलब है, मैंने बताया था बेसिक मतलब होता है OH माइनस को एक्वस मीडियम के अंदर डोनेट करना अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस के अकॉर्डिंग। एंड मैंने एक लुइस के अकॉर्डिंग भी बेस का कॉन्सेप्ट बताया था, मुझे बताओगे कोई लोग क्या कॉन्सेप्ट था? कि जो लोन पेयर देता है वो लुइस बेस होता है और जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को वो लुइस एसिड होता है। तो देने वाला बेस, लेने वाला एसिड। तो अब इसमें बेस और एसिड कैसे देखेंगे? जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट वो बेस, जिस पर नहीं वो नहीं दे पाएगा। तो मैम इसमें तो दोनों में लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों ही बेसिक होने चाहिए। ज़्यादा बेसिक कौन है? लोन पेयर तो है, ज़्यादा बेसिक कौन है? ट्राई अल्काइल अमाइन या फिर ट्राइसलाइन अमाइन? बताओ। वेरी गुड, ट्राइसलाइन अमाइन। क्यों बच्चे ट्राइसलाइन अमाइन क्यों? मुझे बताओगे रीजन, बताओ फटाफट से। क्योंकि ट्राइसलाइन नहीं, गलत हो गया। ट्राइसलाइन अमाइन नहीं बेसिक नेचर होगा, ट्राई अल्काइल अमाइन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। क्योंकि जो इसके लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए ये लोन पेयर को इजीली दे देगा। जबकि ट्राइसलाइन अमाइन में ये लोन पेयर एंगेज हो गए हैं बैक बॉन्डिंग के अंदर, तो ये इजीली नहीं दे पाएगा। तो जो इजीली लोन पेयर दे रहा है वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, और जो इजीली लोन पेयर नहीं दे रहा है वो बेसिक नेचर कम होगा उसके अंदर। तो जो ट्राई अल्काइल अमाइन होता है इसमें ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है इसके अंदर, इसलिए ये इजीली लोन पेयर को दे देता है। जबकि ट्राइसलाइल अमाइन जो होता है ये इजीली लोन पेयर को नहीं देता है। तो बेसिक नेचर ट्राई अल्काइल अमाइन का ज़्यादा होता है, समझ गए? क्योंकि अल्काइल अमाइन में, ट्राई अल्काइल अमाइन में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में एंगेज नहीं हो रहे हैं। जबकि ट्राइसलाइल अमाइन में वो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या ये इजीली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए बैक बॉन्डिंग की वजह से बेसिक नेचर ट्राई अल्काइल अमाइन का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी लोन पेयर को दे देगा, है ना? चलिए जी, एक और क्वेश्चन आता है कि जो BH3 होता है, क्या BH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग थी? बताओ। अभी क्वेश्चन कराए, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चनों में, सेकंड्स के अंदर होते हैं क्वेश्चन। क्या BH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। BF3 के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होती है और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होती है, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, लेकिन BH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो BH3 है ना, ये अपने डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डाइमर करवाए थे पूरे केमिस्ट्री के। किस रीजन से बन रहा था? कोवलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर चाहिए मुझे। तो BH3 जो था, BH3 बैक बॉन्ड डाइमर बना लेता था अपना, है ना? याद है आपको? डाइमर बना लेता, कोवलेंट बॉन्ड था इसमें। बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं नहीं बताऊंगी। तो BH3 तो अपना डाइमर बना लेता है, जबकि BF3 अपना डाइमर नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि BH3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्लियर है? एक टर्म है B3N3S6, इसमें भी बैक बॉन्डिंग पूछता है, तो ये और कर लेते, ये भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ये आई थिंक आप लोग और कोई PYQ करोगे, मतलब और कोई क्वेश्चंस रेफरेंस बुक करते हो उसके अंदर एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो मैंने करा दिया है, कर लो, आ जाता है कभी कभी। तो पहली बात तो B3N3S6 को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, है ना? तो इधर क्या बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग होगी बताओगे? क्योंकि यहाँ पर बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है देने के लिए, तो ये वाले लोन पेयर अपने इसमें दे देगा, ठीक है? तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ बैक बॉन्डिंग खत्म होती है, मुझे मोस्ट प्रोबेबल खत्म ही हो गई है, थोड़ा बचा होगा तो कल करा दूंगी। तो
वेकेंट और बैक बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है? बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है मैम, एक एटम पर तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके जस्ट एडजेसेंट पर लोन पेयर होना चाहिए, वही बैक बॉन्डिंग होगी। आई होप आप लोगों को बैक बॉन्डिंग बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार रिकॉल करवा दिया, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए बैक बॉन्डिंग के। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता, जाकर PYQ उठाओ, बैक बॉन्डिंग की क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए हैं वही आपको सेम PYQ के अंदर दिखेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए बैक बॉन्डिंग ख़त्म होती है। बहुत अच्छी तरह से बैक बॉन्डिंग पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर बैक बॉन्डिंग पढ़ाई है, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक टच करती हूँ तो बिल्कुल इनसाइड, बिल्कुल डीप में जाती हूँ। मैं सिर्फ ऊपर ही ऊपर टच करके नहीं छोड़ती कि बस बैक बॉन्डिंग बोल दिया, याद कर लो बच्चों, एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल, एक एटम पर लोन पेयर, बस। मान लो एडजेसेंट नहीं बोले वो टर्म, तो वो वाला क्वेश्चन तो आप लोग गलत ही करे होगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंग है, तो सब बच्चे इसको याद करते थे। अब याद नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो, क्लियर। अब आप लोग इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दो लेक्चर को, कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लाइक कर दो और कमेंट करो, भर भर के कमेंट कर दो। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 नहीं भूलना, जल्दी से फटाफट से अभी कर दो सब्सक्राइब तो, और शेयर कर दो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनको फटाफट से ये चैनल बता दो कि केमिस्ट्री को इतना अच्छा, इतना ईजी वे में, इतना कॉन्सेप्चुअल वे में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो और जल्दी जल्दी से मेरे 1K करा दो। ओके, पक्का प्रॉमिस करो जल्दी से, क्योंकि जब आप 1K करा दोगे तो मैंने एक प्रॉमिस किया है कि मैं टॉपिक वाइज शॉर्ट्स लेकर आऊँगी, ट्रिक कि क्वेश्चंस को आपको टाइम लगता है, अब वो टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स के अंदर आप देखते ही हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट की ट्रिक लेकर आऊँगी। लेकिन वो मैं तभी लेकर आऊँगी जब आप मेरे 1K कराओगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।